जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की क्लास में हम पॉलिटी का जो है प्रैक्टिस सेट जो है 8वां लेकर के आए हैं और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहाँ पर आपको यह स्मरण रखना है कि आज की इस प्रैक्टिस सेट में जो है हम संविधान की प्रस्तावना से ही संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखे हैं। अर्थात कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो है सिविल एग्ज़ाम से बात किया जाए और वनडे एग्ज़ाम में जो है अब तक जो है संविधान की प्रस्तावना से जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है यहाँ पर संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो जो है इस सेशन को यदि चाहते हैं तो एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर पहले प्रश्न को देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है और विकल्प दिया है। पहला विकल्प दिया है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ और अगला विकल्प दिया है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार और तीसरा विकल्प दिया है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना और चौथा विकल्प दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जो है कमेंट के माध्यम से बताएं कि धर्मनिरपेक्षता का जो है अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो है पहले समझते हैं कि धर्म जो निरपेक्षता है, इस धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य क्या होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट आप सभी बातों को जो है कॉपी में लिखते चलेंगे। देखिए, राजकाज के मामलों में धर्म के हस्तक्षेप को न स्वीकार करना ही क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार जो है, भारत सरकार के द्वारा यदि बात किया जाए तो किसी भी धर्म को जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। और धर्मनिरपेक्षता के बात को और अच्छे से समझना है तो आप सभी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बातों को नोट करेंगे। देखिए, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यहाँ पर यह हो जाएगा कि जो भारत सरकार होता है तो भारत सरकार का जो है कोई भी राजधर्म नहीं होगा। और इसके तात्पर्य में यह भी कहा जा सकता है कि राजनीति से धर्म को अलग करना ही क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। और अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि भारत जो है सभी धर्मों को समान भाव से देखेगा, समान भाव से देखेगा। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वधर्म समभाव की दृष्टि जो है यह भारत सरकार सभी धर्मों के प्रति करेगा। और अगला पॉइंट हो जाएगा कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मेंशन किया गया है। और अगला पॉइंट हो जाएगा कि कोई भी पार्टी जो है वह धर्म के नाम पर जो है वोट नहीं मांग सकती है। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के विषय में आपने देखा। अर्थात अब हम विकल्पों का एनालाइज करते हैं कि जो विकल्प दिया है कौन सा विकल्प यथोचित बन सकता है। तो पहला विकल्प क्या दिया है कि राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ। तो बिल्कुल पहला कथन गलत दिया है, क्योंकि राज्य सरकार जो है ये जो है सभी जो है धर्म के खिलाफ नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि राज्य सरकार या भारत सरकार क्या करता है, सर्वधर्म समभाव की दृष्टि रखता है। पहला कथन गलत है। और अगला विकल्प दिया है
कि राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक धर्म को स्वीकार कहा जा रहा है ना, ये तो गलत हो जाएगा। हमारे भाई मान लीजिए कि हिंदू है, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी है, तो क्या किसी हम मान लीजिए बौद्ध धर्म को ही प्राथमिकता देंगे, या हम कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म को ही प्राथमिकता देंगे? ये तो बात जो है सरासर क्या है, गलत है। अर्थात यह भी कथन, दूसरा भी विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे विकल्प की ओर चलते हैं। तो तीसरा विकल्प क्या दिया है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल जो है आपका जो तीसरा विकल्प है यही एकदम राइट और यथोचित बनता है इस आधार पे। या हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 जो है, इस प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कि उम्मीद और आशा करते हैं कि ये जो है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में जैसा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहले आप ध्यान से समझेंगे। आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि, और अब यहाँ पे थोड़ा सा मिलेगा, इसका मतलब है कि भारतीय, क्या आपको विजुअल है अच्छे से? उम्मीद करते हैं कि विजुअल होगा ना। चलिए दिया है कि भारतीय राज्य, यहाँ भी जो है धर्मनिरपेक्ष के परिप्रेक्ष्य में ही आपसे बात पूछी जा रही है और विकल्प दिया है। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो पहला विकल्प क्या दिया है कि केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन करता है। तो आप लोग बताएं कि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या होगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं। तो पहला जो विकल्प दिया है, पहले विकल्प का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। दिया है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, तो धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य यहाँ पर देखा जाए तो केवल जो है एक लोकतांत्रिक राज्य नहीं होगा। यदि लोकतांत्रिक राज्य कहा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष ना होकर के वो हो जाएगा लोकतंत्र हो जाएगा, डेमोक्रेसी हो जाएगा। अर्थात तो जो पहला विकल्प है वो तो गलत दिया है। और अगला क्या दिया है, अध्यक्षीय पद्धति शासन दिया है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का तात्पर्य यहाँ पर जो है यही भी गलत पड़ रहा है, क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात किया जाए तो राष्ट्रपति की सरकार को अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। और अगला क्या दिया है, तीसरा विकल्प ध्यान से देखना, दिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता का जो तात्पर्य है वह क्या हो जाएगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का जो है समर्थन करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार में एक अधिकार क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, और इसका मेंशन जो है आर्टिकल 29 से 30 में किया गया है। और आर्टिकल जो 29 है, तो आर्टिकल 29 में क्या बताया गया था कि बताया गया था कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। और आर्टिकल जो 30 है इसमें यह कहा गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वह अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थान को जो है ओपन कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है धर्मनिरपेक्षता का जो तात्पर्य होगा वह हो जाएगा अल्पसंख्यक जो है समुदाय से ही संबंधित होगा। अर्थात जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 3 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि गणतंत्र क्या है, व्हाट इज जो है रिपब्लिक, जो है गणतंत्र के विषय में पूछा जा रहा है। तो ध्यान से आपको समझना है, विकल्प 4 दिए हैं, इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। पहला विकल्प दिया है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, और अगला विकल्प दिया है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। पहले तो हम समझ लेते हैं कि पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि गणतंत्र क्या होता है। आप सभी को जानना आवश्यक है, तभी आप जो है राइट आंसर का चयन कर पाएंगे। तो गणतंत्र का यहाँ पर तात्पर्य यह होगा कि यदि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष
अध्यक्ष, यदि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वह आनुवांशिकी या वंशानुगत न होकर उस देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, तो वो क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। अर्थात यहाँ पर देखा कि राष्ट्राध्यक्ष जो होगा ये आनुवांशिकी या हम कहें कि वंशानुगत यहाँ पर नहीं होगा। इस परिप्रेक्ष्य में जो है देखा जाए तो यहाँ पर गणतंत्र के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो है आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि उम्मीद और आशा करते हैं यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ और आप लोग ऐसे ही कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन करते चलें। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो 4 है इसमें आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और दूसरा विकल्प दिया है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र दिया है। तो आप सभी जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, यदि हम बात करते हैं कि जो संविधान की उद्देशिका है या जो संविधान की प्रस्तावना है, इसके विषय में देखते हैं तो ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले बात किया जाए तो एक मुकदमा हुआ था बेरूबारीवाद, और ये जो बेरूबारीवाद का मुकदमा हुआ था ये 1960 में हुआ था, 1960 में हुआ था। और इस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना जो है ये संविधान की कुंजी है, संविधान की कुंजी है, लेकिन ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग जो है नहीं है, ये बात कही गई थी। और इसके बाद जो है एक मुकदमा हुआ था केशवानंद भारतीवाद का मुकदमा हुआ था। और इस केशवानंद, थोड़ा सा आप लिखते चलेंगे, केशवानंद जो भारतीवाद का मुकदमा है ये 1973 में हुआ था। और इस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना जो है यह संविधान का भाग है, संविधान का जो है भाग है तथा प्रस्तावना में जो है संशोधन किया जा सकता है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है। और अब तक बात किया जाए तो संविधान की प्रस्तावना में जो है मात्र एक ही बार जो है संशोधन किया गया है। और वो संशोधन जो है कब किया गया था? तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1976 के तहत किया गया था। और इसके तहत यदि देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों का समावेश किया गया था। पहला शब्द क्या था? समाजवादी। और दूसरा जो शब्द था पंथ निरपेक्ष, और जो तीसरा शब्द था वह था अखंडता। अर्थात इन 3 शब्दों को 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। और यहाँ पर आपको समझना है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है इसे ही जो है क्या बोला जाता है? तो इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से अर्थात लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 5 है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 5 में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, आपको बताना है। और यहाँ पर विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जो है एकदम तेजी से जवाब दें और बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। फटाफट
फटाफट जो है आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप सभी को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है, तो संविधान की प्रस्तावना का जो है सही क्रम क्या होगा, सही क्रम क्या होगा। क्योंकि बार बार देखा जाए दोस्तों तो यूपीएससी के एग्जाम में या वनडे के एग्जाम में बार बार जो है प्रस्तावना के सही क्रम को आपसे पूछा जाता है। तो आप सभी नोट करेंगे कि प्रस्तावना का सही क्रम क्या होगा। इसका जो क्रम है वो हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और अंतिम हो जाएगा गणतंत्र। तो इस प्रकार से आप सभी ने यहाँ पर प्रस्तावना का सही क्रम देखा। यदि हम सही क्रमों में से सही दिशा की तरफ चलते हैं तो आप सभी का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप सभी तेजी से कमेंट करते चलेंगे और बिल्कुल आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बातें समझ में आ रही। चलिए अगला महत्वपूर्ण जो प्रश्न आप सभी देख पा रहे हैं, जैसा कि आप जो है स्क्रीन में देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या जो 6 है, तो प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा। और यहाँ पर विकल्प जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, विकल्प पहला दिया है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारतीय राज्यों का एक संघ। बिल्कुल सभी विकल्प जो है आप सभी को एक समान ही नजर आ रहे होंगे। किसके परिप्रेक्ष्य में बोलो, गणतंत्र के परिप्रेक्ष्य में सभी विकल्प जो है आपको समान नजर में आ रहे होंगे। लेकिन इसमें से देखा जाए तो आपको सही विकल्प की तलाश करना है कि सही विकल्प क्या होगा। चलिए आपको बताते हैं। तो मैंने भी आपको उपरोक्त प्रश्न में बताया था कि जो गणतंत्र है तो गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है, फिर से आप सभी नोट करेंगे। तो ये गणतंत्र का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था, आप मौखिक समझे। यदि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अनुवांशिकी या वंशानुगत न होकर उस देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो वो क्या हो जाता है, गणतंत्र कहलाता है। वह क्या कहलाता है, गणतंत्र। आपने क्या देखा कि जनता द्वारा चुना जा रहा है ना, तो यानी आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब पहले विकल्प का हम मूल्यांकन करते हैं कि पहला विकल्प जो दिया था क्या सही है। पहला विकल्प दिया था सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, तो ये भी कथन गलत दिया है। लेकिन हाँ देखा जाए तो लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में सभी मामलों में अंतिम अधिकार जो होता है वह जनता के पास होता है, ये हम कह सकते हैं। अगला दिया है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो भारत में संसदीय व्यवस्था है। अगला दिया भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल जो फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है और वर्तमान में 8 स्टेट हैं, और वर्तमान में 28 स्टेट हैं और जो है 8 क्या है, यूटी है। इसी तरीके से आपने देखा कि प्रश्न संख्या जो 6 है इसका राइट आंसर जो है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो 7 है, चलिए तेजी से आप लोग कमेंट करें। चलिए प्रश्न संख्या जो 7 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की नहीं है, अर्थात भारत के संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों का मेंशन नहीं किया गया है, ये आपसे जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा प्रश्न क्या था, हाँ प्रश्न ये था, प्रश्न संख्या जो 7 था, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में कुछ दिक्कत हुई। आपसे पूछा जा रहा था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में मेंशन नहीं किए गए। विकल्प दिया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। फटाफट जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से बात बताएं। देखिए दोस्तों मैंने भी बार बार बताया था कि समाजवादी जो शब्द है, इस समाजवादी शब्द का जो मेंशन किया गया था संविधान की प्रस्तावना में, तो इसको जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, और पंथ निरपेक्ष को भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, और प्रभुत्व संपन्न भी जो है संविधान
की प्रस्तावना में इनका मेंशन है, बल्कि देखा जाए तो जो लोक कल्याण है इसका मेंशन जो है संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है, बल्कि लोक कल्याण का मेंशन जो है कहाँ किया गया है, तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया है। और इसी में देखा जाए तो कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल जो है 38 में, आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाएगा जिससे कि सभी नागरिकों का कल्याण हो सके। इस तरीके से प्रश्न संख्या जो 7 है इसका आप सभी ने देखा कि राइट आंसर क्या हो गया, डी इज द जो है राइट आंसर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या जो 8 है, देखिए तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, और यहां पर विकल्प दिया है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करें। देखिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होगा, तो जो पहला विकल्प दिया है, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, तीनों में से आपको सब कुछ कॉमन लग रही होगी ना, लेकिन आपको बताना कि फैक्चुअल क्या होगा, फैक्चुअल क्या होगा, वेलफेयर स्टेट के विषय में फैक्चुअल क्या डाटा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही क्या हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आज की इस क्लास में आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको ये क्लास बिल्कुल यूजफुल लगती है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर करते हैं ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।